अच्छा, अब हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें लर्न कर चुके हैं और आज हम अपने कोर्स का एक नया और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरेक्टिव कंपोनेंट या मॉड्यूल जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। हमने HTML से स्टार्ट किया था, फिर CSS पढ़ी, फिर बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, टेलविंड और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े, गिटहब। तो अभी जो आज हमारा टॉपिक है React.js, ये क्या है, इसके ऊपर हमें पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी है ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो सकें। हम ये जो सारा काम कर रहे हैं इसका जो एंड गोल है ना वो ये है कि हम वेबसाइट बना सकें, वेबसाइट डेवलपर बन सकें। मतलब इस सारी जर्नी का जो एंड गोल है वो ये है कि हम वेबसाइट्स बना सकें या वेब सॉफ्टवेयर्स बना सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ब्राउज़र्स में चलते हैं या ऐसी चीज़ें जो वेबसाइट्स की शक्ल में हमें नज़र आती हैं, या हम बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो वो वेबसाइट्स हम अपनी बनाना चाहते हैं। दैट्स आवर एंड गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं। अब हमें पता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाने का ख्याल माइंड में लेके आते हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को डिजिटली या हमारे आइडिया को डिजिटली एक्सेस कर सकें, तो बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी हमारे माइंड में आती हैं और बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ भी आते हैं कि किस तरह हम वेबसाइट्स जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब वेबसाइट, जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें यूज़ करना पड़ते हैं टू बिल्ड दैट कंपोनेंट, लाइक टू बिल्ड दैट वेबसाइट। जो हमारा एंड गोल है उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स से गुजरना पड़ता है। सही है। अच्छा, इन कंपोनेंट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टेक स्टैक भी शामिल है। तो आप ऐसे कह लें कि जब अगर हम इसको साथ में ड्रा भी करें तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो उसके आगे क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं और फिर हम क्या चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं और वो क्यों करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारा एंड गोल जो है वो वेबसाइट बनाना है, तो या वेब सॉफ्टवेयर बनाना है या वेब एप्लीकेशंस बनाना है, वेब एप्स लिख देते हैं। ये हमारा जो है ना वो एंड गोल था कि हम इस तरह की कोई एप्लीकेशन जो है वो बनाना चाहते हैं। सही है। अच्छा, अब इस वेब एप्लीकेशंस के अंदर इसके मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो इसके अंदर जो इसको हम मेजर पोर्शंस में डिवाइड करते हैं ना, जब हम वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या वेब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके मेजर दो शाखें निकलती हैं इसके अंदर से जो इस वेब सॉफ्टवेयर को बनाने में हमें हेल्प आउट करती हैं। एक को हम बोलते हैं फ्रंट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन और दूसरे पोर्शन को हम बोलते हैं बैक एंड। एक कंप्लीट वेब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दो चीज़ों का कम्बिनेशन जो है वो एक वेबसाइट कहलाता है। उसके अंदर उस वेबसाइट का फ्रंट एंड और उस वेबसाइट का बैक एंड पोर्शन, इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास वेब सॉफ्टवेयर बनता है। अच्छा, अब ये फ्रंट एंड क्या चीज़ है और ये बैक एंड क्या चीज़ है, ये हमें स्टडी करना है। सही है। हमने आज तक जितनी भी वेबसाइट्स, आप लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स खोली होंगी और बहुत सारी वेबसाइट जो है ना वो यूज़ की होंगी। जैसे मे बी W3 स्कूल उसमें से एक वेबसाइट होगी जो आपने ओपन की कभी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, W3 स्कूल को। ये एक वेबसाइट है, हमने इसको ओपन किया तो इसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें ये कन्वे कर रही है। इसके अंदर बहुत सारा डिफरेंट कंटेंट है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन कर रहा है। इस वेबसाइट का ये आइडिया है, तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसको हम W3 स्कूल जिस वेबसाइट को बोल रहे हैं, ये एक वेब सॉफ्टवेयर है। अब डेफिनेटली अगर हम इसको वेब सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं तो इसके भी दो पोर्शन होंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड। सही है। इसी तरह अगर हम कोई बैंक ओपन करते हैं, मे बी HBL का बैंक हम ओपन कर लेते हैं। अब ये बैंक की एक वेबसाइट है, इसका मेन गोल, इस वेब सॉफ्टवेयर का मेन गोल ये है कि
बैंक के रिलेटेड जो भी हमारे मामलात रहते हैं उसको हम डिजिटली एक्सेस कर सकें और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें इस वेबसाइट से मिल रही है। और इस कंप्लीट वेब सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी दो पोर्शन ज़रूरी हैं, वन इज़ फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आइडिया जो हम डिजिटली प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी को, वो दो चीज़ों पे बेस कर रहा है, उसके दो मेन पिलर्स हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट को बनाने के लिए जो इसमें फ्रंट एंड का या वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो इसका फ्रंट एंड पार्ट है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्टैक और लैंग्वेजेस हैं जो जिसकी बेस से हम वेबसाइट का जो वेब फ्रंट एंड है वो हम बना सकते हैं। सही है। अच्छा, वो वेब फ्रंट एंड क्या होता है? इस वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, लाइक डिजिटली व्यूज़ जो मुझे नज़र आ रहे हैं, इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। लाइक जो मुझे यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है, कलर नज़र आ रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे कंटेंट जिसको यूज़र टच कर सकता है, इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। यानी कि ये हमारे वेब सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड है, फ्रंट फेस है जिसको लोग देख सकते हैं, यूज़र देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फ्रंट एंड का पार्ट है, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम इसको फर्दर नैरो डाउन करें तो इसके अंदर दो चीज़ें इस फ्रंट एंड पार्ट के अंदर होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होता है इसका डिज़ाइन, जो हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सपोज के मैंने यहाँ पे पिक्चर लगानी है, ये बटन लगाना है, ये सारी चीज़ें, ये इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट या कंटेंट कह लें। एक तो इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर जो भी इसका डिज़ाइन है वो हमारे सामने होता है, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है कि हमारा जो फ्रंट एंड है उसके अंदर कुछ फ्रंट एंड की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे हम यहाँ पे आके इस व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप ओपन होता है, तो ये भी एक फ्रंट एंड ही है। बटन पे क्लिक किया, उसके अगेंस्ट कोई यूआई नज़र आई। सही है। तो हमारा जो डिज़ाइन है प्लस जो फ्रंट एंड पे इंटरेक्शन है या एक्शंस हैं या लॉजिक्स हैं, वो हमारे यहाँ पे होते हैं। यानी कि तो फ्रंट एंड का दो पार्ट होते हैं, स्पेसिफिकली टू द डिज़ाइन के चीज़ों को इधर प्लेस करना है, इधर नहीं करना है, कलर ये रखना है और बहुत सारी चीज़ें, और साथ में उसकी लॉजिक मुराद जब भी किसी बटन पे क्लिक करना है, कोई भी एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उसकी लॉजिक्स कहलाता है। अच्छा, इस लॉजिक के अंदर कुछ ऐसी लॉजिक्स भी हैं जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड को बैक एंड से मिलाते हैं। इसको बोलते हैं बैक एंड इंटीग्रेशन, या इसको दूसरी ज़बान में एपीआई इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब हमारा जो फ्रंट एंड का पोर्शन है, एक वेबसाइट फ्रंट एंड और बैक एंड पे से मिलके बनती है। जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड से मिलता कैसे है या उससे कम्युनिकेट कैसे करता है या बातें कैसे करता है, वो एपीआई इंटीग्रेशन कहलाता है। तो जो हमारा फ्रंट एंड है वो हमारे बैक एंड से किस तरह कनेक्ट करता है? एपीआई इंटीग्रेशन से। और वो फ्रंट एंड के लॉजिकल पार्ट में आता है, जिसके दो पार्ट है ना, डिज़ाइन पार्ट और लॉजिकल पार्ट। तो उसका जो लॉजिकल पार्ट है उसके अंदर हम ऐसी भी लॉजिक लिखते हैं जो हमारे वेबसाइट के फ्रंट एंड को कनेक्ट करते हैं बैक एंड के साथ, वो एपीआई इंटीग्रेशंस कहलाता है। सही है। अब फ्रंट एंड के अंदर दो चीज़ों की समझ आ गई आपको। एक तो जो विजुअली व्यू है उसका, यानी कि जो इसका डिज़ाइन है कि ये ऐसे ऐसे नज़र आएगा, वो इसका एक डिज़ाइन पोर्शन है, और एक उसका यूआई जिसे बोल रहे हैं यूआई पोर्शन है, और एक इसका फ्रंट एंड की लॉजिक्स हैं कि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल करेंगे तो फिर क्या होगा, तो उसकी जो लॉजिक्स हैं, एंड देन प्लस उस लॉजिक के पीछे फ्रंट एंड का बैक एंड से कनेक्ट करना, जिसको हम एपीआई इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये फ्रंट एंड का पार्ट कहलाता है। अब जिस पर्सन को ये वाली चीज़ आती है, फ्रंट एंड मतलब डिज़ाइन करना प्लस लॉजिक, यानी यूआई डिज़ाइन एंड लॉजिक्स जिसको आते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर। तो ऐसे पर्सन को जिसको ये सारा पोर्शन आता है उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं।
और ऐसा पर्सन जिसको बैकएंड आती है उसको हम बोलते हैं बैकएंड डेवलपर, ठीक है। और जिसको दोनों आते हैं उसको क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपर, तो उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, सही है। अब फ्रंट एंड की तो आपको बात समझ में आ गई कि फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बैक एंड क्या है, ये बैक एंड को समझना है, या वेबसाइट एक्चुअली रन कैसे हो रही है इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है, सही है। जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो फ्रंट एंड का कोड लिखते हैं और कुछ बैक एंड का कोड लिखते हैं। अच्छा, अब जब ये हम सारी एप्लीकेशन बना लेते हैं, लाइक जितना भी कोड करते हैं वो हम अपने लोकल कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, यानी VS कोड को यूज़ करके हम HTML लिखते हैं, CSS लिखते हैं, डिज़ाइन में HTML CSS इस्तेमाल होती है, वो करते हैं। फिर हम जावास्क्रिप्ट से लॉजिक बना रहे थे, लॉजिक लिखते हैं। अब ये जितना भी हमने कोड किया है ये कोड मेरे सिस्टम के अंदर पड़ा है। अब जो भी कोड हमने किया है ये कोड अगर मेरे लैपटॉप में पड़ा है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही क्यों? क्योंकि आपको मेरे लैपटॉप की एक्सेस चाहिए। अब लैपटॉप की एक्सेस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आपको या तो फिजिकली मेरा लैपटॉप भी एक्सेस करना पड़ेगा और मेरा पासवर्ड भी एक्सेस करना पड़ेगा, ताकि आप इसमें से जो कोड है उसको एक्सेस करके उसको रन करके इसमें से इंफॉर्मेशन गेन कर सकें कि जो भी आपकी वेबसाइट है वो हम उसको देखना चाहते हैं या देख सकें। अच्छा, ये जो लैपटॉप जिसके अंदर मैंने कोड किया है इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि ये सिर्फ एक इन पर्सन इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपने इसको फील किया हो, इस पर कीबोर्ड है, तो अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कोई दूसरा पर्सन एट द सेम टाइम इस लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो, यानी जो सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, हमने देखा है कि जैसे फेसबुक किसी ने बनाया होगा अपने VS कोड के अंदर, लेकिन हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखें तो हम उसका जो इस्तेमाल है वो हम अपने डिवाइसेस पे कर रहे हैं। जिस बंदे ने उस वेबसाइट को बनाया है, जिसने उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखी है, हम उसके लैपटॉप में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अपने लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने मोबाइल में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लॉजिक कैसे वर्क करती है, लाइक जैसे मैंने अपना कोड यहाँ पे बनाया लिखा है, अब कोई दूसरा मेरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करता है, इसकी साइंस है इसके पीछे। वो साइंस क्या है कि हम जो कोड कर रहे हैं जो अपने लैपटॉप में, हम इसको शिफ्ट करते हैं एक और मशीन में जिसको हम सर्वर बोलते हैं। ये सर्वर क्या है? सर्वर एक बड़ी मशीन है जिसका मकसद ये है टू एंटरटेन मिलियंस ऑफ डिफरेंट यूज़र्स। जैसे ये एक लैपटॉप है ना, इसका एक मिशन है, और वो लैपटॉप का मिशन ये है कि उसने मुझे एक सिंगल यूज़र को सर्व करना है। लेकिन सर्वर का जो मतलब है वो है कि मिलियंस ऑफ यूज़र को सर्व करना। वो कैसे हैपन होता है? वो ऐसे हैपन होता है कि जो मेरा लैपटॉप है वो स्पेसिफिक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मेरे पास अवेलेबल है। जैसे इसमें 16 GB रैम है, इसमें 500 GB NVMe है, इसके अंदर स्पेसिफिक सेट के रिसोर्सेज हैं, M2 इसके अंदर जो है वो प्रोसेसर की चिप है। लेकिन जो सर्वर होते हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उसमें 100 GB रैम होगी, उसमें 5 टेराबाइट जो है वो NVMe होगी, उसके अंदर जो प्रोसेसर की पावर है वो ज़्यादा होगी। तो जो सर्वर है उनके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो एक ऐसा हार्डवेयर बनाया जाता है, वो फिजिकल हार्डवेयर होता है। जिस तरह अगर आप देख रहे हैं ये एक सर्वर है, लेकिन आपने जिस तरह हमारे पास डेस्कटॉप देखा होगा वो ऐसे बड़ा सा होता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली एक पर्सन के लिए बनाया जाता है जो डेस्कटॉप PC होता है। लेकिन जो सर्वर होता है ये, इसका मकसद ये नहीं होता कि इसको एक इंसान चलाए, इसका मकसद ये होता है कि इसके ऊपर जो एप्लीकेशन चलेगी वो एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट यूज़र को सर्व कर सकती है, बहुत सारे डिफरेंट यूज़र उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको सर्वर बोलते हैं। तो मेन सर्वर की लॉजिक ये है कि ये एक ऐसी फिजिकल मशीन है। फिजिकल मशीन क्यों बोल रहा हूँ? जिस तरह मेरा एक लैपटॉप है, हार्डवेयर है, तो ये एक ऐसा हार्डवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र एट द सेम टाइम उस हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब ये जो हार्डवेयर हमने परचेज कर लिया, जैसे मैंने ये लैपटॉप परचेज किया, ये भी तो हार्डवेयर है ना।
अब डेफिनेटली मैंने ये वाला एक सर्वर यानी कि एक बहुत बड़ी मशीन ऐसे परचेज कर ली है, इसमें बहुत सारी रैम्स लगी हैं, बहुत सारा एक हैवी रिसोर्सेज उसके अंदर लगे हुए हैं। अब डेफिनेटली हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट को रन करता है। इसमें मेरे पास मैक ओएस चल रहा है, आपके पास विंडो ओएस चल रहा होगा और किसी के पास लिनक्स चल रहा होगा। तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनकी मदद से हम सर्वर के ऊपर इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब वो उस मशीन में इंस्टॉल हम कर देंगे कोई भी ओएस, तो नॉर्मली सर्वर के अंदर जो स्टैंडर्ड ओएस करते हैं हम उसको लिनक्स बोलते हैं। उसमें मोस्टली ubuntu लोग इंस्टॉल करते हैं सर्वर्स के अंदर। जो इस तरह की हैवी मशीन्स होती हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो ubuntu चल रहा होता है। सही है। इसका मतलब यह है कि हम एक हार्डवेयर परचेज करेंगे हैवी मिकदार में और उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएंगे जो हमारे केस में ubuntu होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड ये है कि लिनक्स चलेगी। लिनक्स चूँकि ओपन सोर्स है, विंडो भी कमर्शियली पेड है, कमर्शियल है, और मैक ओएस भी कमर्शियल है। तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है और फ्री टू इंस्टॉल अवेलेबल है, इसलिए ज़्यादातर जो सर्वर हैं वो उनके ऊपर लिनक्स इंस्टॉल्ड होती है। अच्छा, अब इस मशीन के अंदर हम अपना कोड ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम अपना कोड ट्रांसफ़र करेंगे। अब वो कोड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें पता है कि हम कोड को अपनी मशीन से गिटहब पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। हम फिर उस गिटहब से उस कोड को शिफ्ट करते हैं सर्वर के अंदर। तो समझो फ्लो ये है, ये मेरी मशीन है, ये मेरा VS कोड या डेवलपर मशीन है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो डेवलपर की मशीन है जिसके अंदर VS कोड में मैंने कोड किया। हम इस कोड को शिफ्ट करते हैं थ्रू वर्ड गिटहब या गिट जिसको बोलते हैं। गिट को यूज़ करते हुए हम इसको गिटहब पे ले जाते हैं इस कोड को, और फिर हम गिटहब से उस कोड को क्लोन करते हैं या पुल करते हैं कहाँ पे, सर्वर के अंदर। ये एक स्टैंडर्ड है जो हम फॉलो करते हैं, कोड को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सही है। अब हमारा कोड उस मशीन के अंदर चला गया। अब उस मशीन के अंदर हम उस वेबसाइट को या उस वेब सॉफ्टवेयर को जो हमने अपनी मशीन में बनाया था, हम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। सही है। अब एक्सेसिबल बनाने के पीछे नेटवर्किंग आती है। वो कैसे, हमें पता है कि दुनिया में इंटरनेट एक मैश है। मैश किसे बोलते हैं, एक जाल है मल्टीपल डिवाइसेस का। लाइक मेरी एक डिवाइस है, इसका एक IP है। आपके पास जितनी भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं उनको एक यूनिक एड्रेस जिसे IP बोलते हैं वो एलोकेट हो जाता है। सही है। 111 या वट जो भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब इस तरह हमारी ID कार्ड्स हैं ना पूरे कंट्री में, जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। तो इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, वो कनेक्शन जो है ना वो IP के थ्रू हैपन होता है। उस इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज नथिंग, इज अ कनेक्शन ऑफ या कनेक्टेड डिफरेंट डिवाइसेस। द कनेक्शन ऑफ बिटवीन लाइक डिफरेंट डिवाइसेस इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट सिर्फ कनेक्शन ऑफ बिटवीन डिवाइसेस है। कैसे चलता है, इसके अंदर लाइक मैं यहाँ से बैठ के US के किसी PC से कनेक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे कनेक्शन होता है, यहाँ से लेके US तक कोई फिजिकली वायर कनेक्टेड है जो हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो है वो वायर कट जाती है या कोई उसको कोई चीज़, उससे फिर हमारा इंटरनेट डिस्टर्ब होता है। क्यों, क्योंकि हम कुछ मेन वायर्स हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है। उन वायर में अगर कोई मसला आता है तो पूरे कंट्री का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आइडिया ये हुआ कि इंटरनेट इज़ नथिंग, ये एक फिजिकल वायर्स हैं जो हमारे PC से किसी दूसरे PC तक हमारे लैपटॉप को किसी दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर देती हैं। उस वायर के थ्रू फिर मैं जब बात करता हूँ या मैं जो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ तो वो डाटा ट्रांसमिट होता है, जिसको हम पैकेट बोलते हैं। पैकेट की शक्ल में मेरी मशीन से उस मशीन पे डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब ये चीज़ का पता लगाना ज़रूरी है कि
मशीन ए से मशीन बी में डाटा भेजना है, लाइक मैं आप अली जो है वो जैन को डाटा भेजना चाहता है, तो एक अली का कंप्यूटर है, एक जैन का कंप्यूटर है। अब ये बात भी इंटरनेट को बताना ज़रूरी है। देखो एक ही वायर के अंदर बहुत सारे पैकेट जा रहे हैं, ये बात उसको बताना ज़रूरी है तुमने कौन सी मशीन में डाटा भेजना है। इस चीज़ को वेरीफाई, इस चीज़ को मतलब फिगर आउट करने के लिए कि इंटरनेट के अंदर मैंने कोई बात पर्सन बी को भेजनी है, पर्सन ए ने पर्सन बी को बात भेजनी है, तो इंटरनेट तो बहुत बड़ा है, उसके साथ तो बहुत सारी दुनिया कनेक्टेड है और एक ही वायर है। लाइक देखो पाकिस्तान से एक ही वायर जा रही है भाई, तो सारा डाटा उसमें से ट्रांसमिट हो रहा है। तो उस डाटा का जो उस वायर में से ट्रांसमिट हो रहा है वो किस पर्टिकुलर मशीन के पास लेके जाएगा आपका बात, ये फिगर आउट करना था। इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा नंबर, यूनिक नंबर हर डिवाइस को अटैच कर दिया जिसको हम आईपी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अच्छा, वो हर एक मशीन का एक आईपी होगा, उसके मतलब मल्टीपल 4 उसके डिजिट होते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3.1 ऐसे, ये एक आईपी है। ये एक ऐसा नंबर है जो मेरी मशीन को एलोकेट हो गया। अब मशीन बी का भी एक यूनिक नंबर है, मशीन सी का भी एक यूनिक नंबर है। तो जब हम कहते हैं कि मुझे यहाँ से अपना व्हाट्सएप से जब हम एक मैसेज करते हैं तो वो किस तरह दूसरे पर्सन के पास चला जाता है, उसके आईपी को यूज़ करते हो। तो उसके पास भी एक यूनिक आईपी चल रहा है, मेरे पास भी एक यूनिक आईपी चल रहा है। उस साइंस को यूज़ करते हुए मेरी बात पर्सन ए से पर्सन बी के पास ट्रांसमिट हो जाती है। सही है। अच्छा, अब ये जो आईपी हैं ये बड़े डायनामिक होते हैं, मतलब हमें खुद से सेट नहीं करना पड़ता। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमें एक नया आईपी मिल जाता है हर टाइम। समझो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो यूनिक आईपीज को एंटरटेन करता है, और वो कभी भी 2 मशीन्स का सेम आईपी नहीं होता है, वो डिफरेंट आईपी रहता है और पूरी दुनिया में यूनिक रहते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी डिफरेंट साइंस है, लेकिन मेन गोल ये है कि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से डाटा भेज सकती है या ट्रांसमिट कर सकती है थ्रू आईपी। इतनी समझ आ गई। तो हमने पूरी दुनिया में से किसी एक पर्टिकुलर मशीन से कोई भी डाटा कॉपी करना है या उसको भेजना है या उससे सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसका आईपी है। तो हमें उसके आईपी का पता होना चाहिए। अब हमारी जो वेबसाइट चलेगी, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो हमने ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम आवर VS कोड थ्रू गिटहब इनटू द सर्वर, उस सर्वर का एक आईपी है। अब अगर कोई भी यूज़र उस पर्टिकुलर सर्वर से कोई भी चीज़ एक्सेस करना चाहता है, कोई फाइल एक्सेस करना चाहता है, या जो हमने HTML लिखी है उसको देखना चाहता है, या जो हमने CSS लिखी है उसको रीड करना चाहता है, तो उसको उस सर्वर का आईपी का पता होना चाहिए। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह अगर कोई मैंने अपने लैपटॉप में रखा है और मैं अपने लैपटॉप का आईपी आपको बता दूं, तो आप मेरे लैपटॉप से वो फाइलें एक्सेस कर सकते हो थ्रू माई आईपी। तो आईपी इतनी पावरफुल चीज़ है कि हम दुनिया में किसी भी पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनको रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका एड्रेस पता लग गया और उस एड्रेस से हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल लेंगे। इसी आईपी की वजह से हम लोगों को आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। जैसे आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि लोग जो हैं वो अगर कोई ऐसी बदमज़गी करता है इंटरनेट पे तो वो डिटेक्ट हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि जब भी उसको आईपी मिलेगा, आईपी किस पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको मिल रहा है और उसका क्या एड्रेस है, ये सारा कुछ भी उस पैकेट के साथ में जाता है कि ये कहाँ से किसने और क्या चीज़ सेंड की है। हर लोकेशन भी इसी से ट्रेस होती है, हर चीज़ आईपी से चलती है। तो आईपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से हम 2 डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेट कर पाते हैं। अच्छा खैर, हमने सर्वर बना लिया, उसमें हमने अपना कोड भी शिफ्ट कर लिया, अब उसको एक आईपी भी मिल गया। अब इस आईपी की मदद से मैं अपने सर्वर को एक्सेस कर पाऊंगा। सही है, मैंने एक्सेस कर लिया इस सर्वर को। एक्सेस करने के बाद हमने इस सर्वर के अंदर एक कोड रखा है, उस कोड को इस आईपी की मदद से, आईपी से तो मुझे एक पर्टिकुलर पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर मशीन डिडक्ट हो गई। मैंने बोला कि मैंने इस आईपी पे रिक्वेस्ट करनी है। जब मैं उस आईपी पे गया तो पूरी दुनिया में से एक पर्टिकुलर मशीन डिडक्ट होगी। क्यों? हमें पता है कि पूरी दुनिया में आईपी यूनिक है,
वो मुझे एक वो सर्वर है या कोई लैपटॉप है या कोई मोबाइल है, वो मुझे डिटेक्ट हो गया कि जो मुझे आईपी मिला है उसकी मदद से। अब इस सर्वर के अंदर हमने फाइलें रखी हुई हैं, तो हमें किसी तरह उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये जो HTML की फाइल मैंने इस सर्वर के अंदर प्लेस की है जिसका कि ये आईपी है, मुझे उसको सेंड करो वापस, मुझे उसको क्या करो, सेंड करो, मैं उसको देखना चाहता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर तो बहुत सारी डिफरेंट फाइलें पड़ी हो सकती हैं, ऐसे ही है ना। देखिए एक मेरे इस लैपटॉप में कितनी फाइलें पड़ी हैं, बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं। मैं आपको अपना आईपी देता हूं, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी फाइल इसमें से देखनी है या एक्सेस करनी है। अच्छा, इस मकसद को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर सर्वर या एक पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर या एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर हम पोर्ट नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? पोर्ट नंबर। अच्छा, पोर्ट नंबर इज समथिंग के समझो पीछे से एक वायर आ रही है, वो इस मशीन के पास आ गई, उसका एक आईपी था, आ गई। अब इस मशीन के पास हजारों एप्लीकेशन रन हो सकती हैं, हर एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से डिफरेंशिएट होगी थ्रू देयर पोर्ट नंबर। और एक लैपटॉप या एक ऑपरेटिंग सिस्टम में या एक हार्डवेयर या एक कंप्यूटर में या एक सर्वर में 536 के करीब पोर्ट्स होती हैं, यानी कि आप 65,000 एप्लीकेशंस एक सर्वर के अंदर रन कर सकते हो एट द सेम टाइम। तो जब मैं एक्सेस करूंगा इस पोर्ट नंबर से, यानी इस आईपी से कोलन आगे मैं पोर्ट नंबर लगाऊंगा, मे बी मैं कहता हूं 3000, इसका मतलब ये है कि आपने पूरे सर्वर में से, मतलब पहले तो आईपी से पूरी दुनिया में से वो डिवाइस फाइंड करो ना जिसका वो आईपी है, फिर मेरे पोर्ट नंबर से डिटेक्ट करोगे इस सर्वर के अंदर हो सकता है हजारों एप्लीकेशन चल रही हूं, लेकिन मुझे सारी एक्सेस नहीं करनी, मुझे जो एप्लीकेशन एक्सेस करनी है मैं उसका पोर्ट नंबर भी उसको साथ में दूंगा। तो मैं उसको कहूंगा कि इस आईपी के ऊपर ये वाली पोर्ट नंबर के साथ इस पोर्ट नंबर पे जो भी एप्लीकेशन चल रही है ना उसको मुझे सेंड करो, या उसको मैं देखना चाहता हूं या उसको मैं यूज करना चाहता हूं। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखेंगे उनको किसी ना किसी पोर्ट पे चलाना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी पोर्ट पे चलाना पड़ेगा, ताकि जब भी उस पोर्ट पे एक्सेस आए तो मुझे पता लग जाए कि इस पोर्ट पे एक्सेस आई है, तो मैं उस यूज़र को जिसने मेरा आईपी कोलन पोर्ट मुझे कोलन पोर्ट पे रिक्वेस्ट सेंड की है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, तो मैं उसको वो HTML दिखाऊं। हर एप्लीकेशन की यूनिक पोर्ट होगी, हर एप्लीकेशन के लिए सेपरेट पोर्ट हम डिफाइन करेंगे। हाँ, आईपी डिवाइस को रिकॉग्नाइज करेगा और पोर्ट नंबर एक ही डिवाइस के अंदर एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो आप कह सकते हैं डिवाइस कोलन ऐप। सही है। तो डिवाइस पूरी दुनिया में कैसे फाइंड करनी है, थ्रू आईपी, और उस डिवाइस के अंदर या उस सर्वर के अंदर या उस लैपटॉप के अंदर कौन सी फाइल को एक्सेस करना है वो कैसे पता लगेगा, थ्रू ऐप या पोर्ट नंबर। सही है। तो इसका मतलब है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आईपी और पोर्ट, वो हमें पता लग गया। अब इस आईपी और पोर्ट के बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं राउट। उसको क्या बोलते हैं, राउट, या उसके आगे हम राउट के आगे हम लिखते हैं फाइल नेम या राउट का पाथ। जैसे मैं बोलूंगा कि इस पर्टिकुलर डिवाइस में इस ऐप के अंदर यानी पोर्ट के अंदर आपने index.html को क्या करना है, एक्सेस करना है। देखो ना, एक एप्लीकेशन के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब सॉफ्टवेयर, उसमें तो बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, तो आपने किस फाइल को एक्सेस करना है उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं थ्रू राउट। ये / हमारा राउट डिफाइन करता है कि एक ही एप्लीकेशन के अंदर भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, तुमने किस रास्ते जाना है, तुमने किस फाइल को एक्सेस करना है, वो कैसे पता लगता है, उससे पता लगता है थ्रू राउट। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमें IP कोलन पोर्ट / राउट से हम अपनी रिक्वायर्ड पोर्ट तक तो पहुंच गए हैं,
लेकिन ये चीज़ मिलती कैसे है हमें, मतलब ये चीज़ हमें रिसीव कैसे होगी। मैंने बोला कि ये फाइल और इस तरह से चलेगा कैसे। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमारी जो सर्वर हैं, जो हमारे सर्वर हैं, जब हम अपना कोड कर लेते हैं, उस कोड के ऊपर हम एक बना बनाया सॉफ्टवेयर रन करते हैं। हम एक बना बनाया सॉफ्टवेयर रन करते हैं जो हमारे सर्वर में चलता है। बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम कर लिया, VS कोड, स्काइप, स्लैक, बहुत सारे ऐसे हमारे पास बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इस तरह का एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है, उसको हम बोलते हैं एनजीनिक्स। क्या बोलते हैं? एनजीनिक्स। एनजीनिक्स एक ऐसा बना हुआ एप्लीकेशन है जो हमारे लिए हमारे सिस्टम में पोर्ट बनाने का काम करता है, और पोर्ट बनाने के बाद हमारे लिए राउटिंग का काम करता है। दो काम है। देखो, आईपी तो इंटरनेट ने हमें देना है, वो मिल गया, जिससे डिवाइस मिल गई। अब मेरे पास ये लैपटॉप है, मैंने यहाँ पे समझो एक फाइल बनाई, यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ये इस फोल्डर के अंदर मैंने आके VS कोड से एक फाइल बनाई है, मे बी मैंने index.html एक फाइल बना दी। अब आपको मेरा आईपी, मैंने अपने सिस्टम का आईपी आपको बता दिया, अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं मेरे लैपटॉप को। लेकिन क्या मैंने अभी कोई इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए पोर्ट रन किए? और जब तक पोर्ट रन नहीं की, आप मेरे इस लैपटॉप में से उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो एनजीनिक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बना हुआ सॉफ्टवेयर है, जो जब हम इसको रन करते हैं, ये एक पोर्ट रन करता है। हम इसको बताते हैं कि तुम एक नई पोर्ट रन करो जिसका नंबर रखो 3000, या जिसका नंबर रखो 3001, या जिसका नंबर रखो 5000, 65,000 के अंदर कोई भी नंबर आप रख सकते हो। हाँ, उसके पोर्ट साइन होते हैं, जैसे हमने क्रोम ओपन किया, स्काइप ओपन किया, इसके पोर्ट साइन होते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली बने हुए सॉफ्टवेयर है ना, खुद से पहले से किसी ने बनाए हुए हैं, तो इनके पोर्ट बनते हैं, और वो पोर्ट हम देख भी सकते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर से कि कौन सी एप्लीकेशन किस पोर्ट पे चल रही है। तो जो पोर्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, लेट्स सपोज स्काइप ने अगर पोर्ट नंबर यूज कर लिया 3000, अगर स्काइप चल रही है तो मैं 3000 पे कोई और एप्लीकेशन नहीं चला सकता। तो एक एप्लीकेशन एक पोर्ट पे बस चल सकती है। तो इसलिए कुछ रिजर्व पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर, लाइक नॉर्मली 0 से लेके 1000 के दरमियान जो पोर्ट नंबर होते हैं ना, वो रिजर्व्ड है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो इसीलिए हम 2000, 3000, 5000 से शुरू करते हैं पोर्ट नंबर, क्योंकि जो बाकी की पोर्ट है ना, वो मेरे सिस्टम में बहुत सारी सर्विसेज के लिए रिजर्व्ड है, वो चल रही हैं पहले से। तो हमने चूंकि हमने एक नई ये बनाया है, फाइल बनाई है, ये मेरी एक एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैंने एक अपना डेडिकेटेड पोर्ट डिसाइड करना है। अब वो पोर्ट मेरे लिए पोर्ट सिस्टम में क्रिएट करेगा, और वो इस एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड रहेगा। उसके लिए जो मुझे कस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना है ना, उसका नाम एनजीनिक्स है। तो एनजीनिक्स एक ऐसी सर्वर की एप्लीकेशन है जो सर्वर के अंदर हम रन करते हैं, और उसको बताते हैं कि तुमने पोर्ट नंबर 3000 को रन करो, और ये वाली जो फाइलें हैं ना, इन फाइलों के लिए तुमने इस पोर्ट नंबर को रन करना है। डेफिनेटली हम उसमें फोल्डर का नाम बताते हैं, तो हम उसको बताएंगे कि तुमने क्या करना है, React.js वाला जो फोल्डर है ना, इसके अंदर जितनी फाइलें हैं, इन सब को पोर्ट नंबर 3000 पे चला दो। अब इन फाइलों को आगे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वो भी एनजीनिक्स हमें हेल्प करेगा। वो किस तरह करेगा? थ्रू राउट्स करेगा। सही है? इतनी बात समझ आ गई आपको? अगर आपने देखा हो, यहाँ पे गो लाइव का बटन आता है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी यही काम करता है। आप देखो ये क्या करता है, आईपी, फिर पोर्ट नंबर, और ये क्या है, फाइल राउट। एक्चुअली इसने क्या किया, एनजीनिक्स का सर्वर चलाया बैकग्राउंड में। ये गो लाइव के पीछे एनजीनिक्स का सर्वर चलता है। उस सर्वर ने क्या किया, HTTP या एनजीनिक्स का सर्वर, उसने क्या किया, उसने देखा कि वो पोर्ट नंबर 5550 पे चलेगा,
5500 पे चलेगा और उसका आईपी आ गया, पोर्ट नंबर आ गया, तो पूरे लैपटॉप को कैसे एक्सेस करना है? इस आईपी से। इस पोर्ट को कैसे करना है? 5500 से। और उसके अंदर उसने कौन सी फाइल को चला दिया? index.html। इसके अंदर हम मल्टीपल फाइलें भी बना सकते हैं। मैं about.html भी बना सकता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया about.html। अब इस about.html को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्वर वहीं, बस राउट चेंज करना पड़ेगा, about.html लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसने उस react.js फोल्डर को एक पोर्ट पे चला दिया है। अब आगे मैं राउट की मदद से किसी भी फाइल को रन या एक्सेस कर सकता हूं। बात समझ आ गई ना? राउट की भी समझ आ गई, पोर्ट नंबर की भी समझ आ गई और आईपी की भी समझ आ गई। मैं ये क्यों समझा रहा था कि आपको बैकग्राउंड बन जाए कि वेबसाइट बिहाइंड द सीन कैसे काम करती है, ये कैसे चल रही है। अच्छा, अब हम आते हैं आगे कि यार ये जो आईपी और पोर्ट है ना, इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। इसको याद करना बहुत मुश्किल है। अब मैं बोलूँ कि फेसबुक को एक्सेस करना है तो फेसबुक के सर्वर का ये आईपी है, ये पोर्ट नंबर है, क्योंकि उसके अंदर और भी एप्लीकेशन चल सकती हैं। अब गूगल का ये आईपी है, ये सर्वर है, हजारों हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। अगर उन सबको हम आईपी की मदद से एक्सेस करना शुरू कर दें तो इंसान की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतने ज़्यादा नंबर्स को याद कर सके। फिर हमें कोई टेबल बनाना पड़ेगा। अगर हमें बहुत सारे नंबर को याद रखना है तो फिर हम उसको कैसे याद रखेंगे? हम उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एक बुक की तरह एक टेबल बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हम मतलब मल्टीपल चीज़ें सेव करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि यार इसका जो आईपी है, ऐसे हम इसकी जो है ना वो मल्टीपल वो बना लेंगे। एक हमने ऐसे टेबल बना लिया तो हम कहेंगे कि एक आईपी है मे बी 192 समथिंग, ठीक है, और उसके अंदर जो है ये पोर्ट नंबर है 200। ये आईपी और ये पोर्ट हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम techrosette.com पे क्लिक करें। तो हमने लोग, चूंकि इंसान जो है ना वो इंग्लिश को याद रखना उनके लिए आसान है, तो उन्होंने क्या किया, दुनिया में एक बहुत बड़ा टेबल बनाया। उस टेबल का नाम उन्होंने रखा DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इस टेबल का नाम रखा। उसमें उन्होंने क्या किया, दुनिया में जितने भी नए वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनते हैं, जब भी कोई नया अपना सर्वर परचेज करता है, अपना पोर्ट नंबर लेता है, अपना आईपी अपना पोर्ट नंबर लेता है, तो वो DNS सिस्टम वाला जो टेबल है ना, जो सारी दुनिया का एक ही है, जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर जाके एंट्री डलवा लेते हैं। वो एंट्री क्या है? वो कहता है कि मेरा ये आईपी है, ये मेरा पोर्ट नंबर है, उसको तुम ना इस ABC कैरेक्टर के साथ बाइंड कर दो। क्या करो? उसको ABC कैरेक्टर के साथ बाइंड कर दो। अब इस चीज को हम बोलते हैं डोमेन। अब ये क्या करता है एक्चुअली, जब हम abc.com लिखते हैं ना, ये उस टेबल पे जाता है जो सारी दुनिया का एक टेबल है, जिसको हम DNS बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक ऐसा टेबल है जिसमें पूरी दुनिया की जितने भी सर्वर हैं उनके आईपी और उनकी पोर्ट और साथ में उनके इंग्लिश लाइक कैरेक्टर, जिसको ABC बोल रहे हैं हम या techrosette.com बोल रहे हैं, ये बाइंड कर देता है उन मतलब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो जब मैं कहता हूं ना abc.com, वो कहेगा abc.com पोर्ट नंबर 80 है उसका, आईपी नंबर में भी 192 समथिंग ऐसे आईपी नंबर है। अच्छा, वो खुद से abc.com को रीड करेगा। लाइक मैं abc.com पे गया, अब वो DNS सिस्टम पे जाएगा, उस टेबल पे, उस टेबल से वो उसके अगेंस्ट जो उसका आईपी है और जो पोर्ट नंबर है वो उठाएगा, उठा के उस पे रिक्वेस्ट भेजेगा बैकग्राउंड में। तो जो नंबर हमने याद रखने थे वो इसने याद रख लिए, जिसको हम DNS टेबल बोल रहे हैं। नहीं खत्म, देखो मैंने बोला कि पोर्ट नंबर हर एक कंप्यूटर में 65,000 है, हर एक कंप्यूटर में
इसके अपने 65,000 है, इसके अपने। आप नया परचेज करोगे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करते हो उसमें आपको 65,000 पोर्ट मिलती हैं। अच्छा, इनका यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, इसका भी 80 हो सकता है, इसकी भी 80 हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिवाइस को यूनिक करना ज़रूरी है। डिवाइस के आगे एप्लीकेशन तो दोनों में 80 पोर्ट हो सकती है, क्योंकि दोनों में 65,000 पोर्ट है ना, तो दोनों में सेम पोर्ट हैं। बस हमने इसमें हो सकता है कि और एप्लीकेशन चल रही हो, इस 80 पे कोई और चल रही हो, क्योंकि इन दोनों का आईपी क्या है, डिफरेंट है। तो डिवाइसेस आइडेंटिफिकेशन हो रही है थ्रू आईपी। एक नॉर्मली हम एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर या एक पर्टिकुलर लैपटॉप के अंदर या एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर हम एक ही एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो हम नॉर्मली 80 पोर्ट पे रन करते हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्मली 80 पोर्ट पे ही रन हो रही होती हैं। सही है? तो स्टैंडर्ड सा बनाया हुआ है वो। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कंप्यूटर नहीं है ना हमारे पास, इतना बड़ा हैवी सिस्टम नहीं है जो 10-15 एप्लीकेशन हम सेम टाइम पे चलाएं। उसकी देखो ना, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन चलानी है तो उतना बड़ा सर्वर भी तो परचेज करना पड़ेगा ना। तो नॉर्मली हम लिमिटेड सा सर्वर परचेज करते हैं ताकि उसके अंदर हमारी एक सॉफ्टवेयर चल जाए। हाँ, अब ये जो DNS टेबल है ना, ये एक स्टैंडर्ड सर्वर है। समझो कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड सर्वर है जो हम मेंटेन नहीं कर रहे। वो जो हमारे डोमेन नेम सिस्टम होते हैं ना, जैसे GoDaddy है, या जो कंपनीज हैं जो हमें डोमेन परचेज करके देती हैं, यानी कि जिनसे हम डोमेन परचेज करते हैं, जो हमारे बिहाफ पे इस टेबल के अंदर एंट्री करवाती हैं और उसके अगेंस्ट वो हमसे पैसे चार्ज करती हैं। यानी कि हमारा आईपी और पोर्ट नंबर इस टेबल में एंट्री करवाने के लिए जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो हमसे चार्ज करती हैं। फिर जब इस पर्टिकुलर डोमेन पे रिक्वेस्ट जाती है तो एक्चुअली वो उस GoDaddy के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है पहले। तो समझो ये हमारा सर्वर है, ये हमारा है। जब हम इस डोमेन पे क्लिक करेंगे तो हमने लेट्स सपोज ये डोमेन GoDaddy से परचेज की है, ठीक है। तो क्या होगा, जब यूज़र इस पे रिक्वेस्ट करेगा, यूज़र क्या करेगा, इस डोमेन पे रिक्वेस्ट करेगा, तो पहले ये GoDaddy के सर्वर पे जाएगी। यानी कि इस तरह का एक सर्वर GoDaddy ने भी परचेज किया हुआ अपने लिए। तो ये क्या, क्योंकि उसके अंदर उसका टेबल पड़ा है ना, तो ये रिक्वेस्ट लेके किस पे जाएगा, GoDaddy के सर्वर पे। अब GoDaddy का सर्वर आईपी शाईपी फाइंड करेगा, चीज़ें फाइंड करेगा, और जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर ये हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। तो पहले यूज़र कहाँ पे जाता है, जो डोमेन प्रोवाइडर होता है उसके सर्वर पे, और फिर वहाँ से कहाँ पे जाता है, हमारे मेन सर्वर पे। सही? तो ये बिहाइंड ये काम इसके अंदर हो रहा होता है। तो डोमेन से नेम सिस्टम कैसे काम कर रहा है, समझ आ गई? अब अगर मैं बोलूँ tecloset.com, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, आईपी और पोर्ट, दोनों चीज़ें मर्ज हो गई ना। इन दोनों चीज़ों को उसने डोमेन के इंग्लिश लाइक कैरेक्टर वर्ड से बाइंड कर दिया। अब इसके आगे मैं अपने राउट्स डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे // मैं बोलूँ कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट ओपन कर देगा। फॉरवर्ड मतलब इसमें से मैं कोई भी फाइल एक्सेस कर सकता हूँ, जो भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो // फाइल का नाम है। अब इसमें जो HTML आई है, ये context.html वाली फाइल आ गई। इसी तरह मुझे अबाउट वाली ढूंढनी है तो about.html वाली फाइल आ जाएगी। तो हर एक फाइल का अपना एक स्पेसिफिक राउट है। तो समझो मैं अगर ये वाला URL डिफाइन कर रहा हूँ तो इसमें IP पोर्ट नंबर और आगे // मेरा राउट है। सही है। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि यार ठीक है, ये अब डोमेन की भी समझ आ गई, राउट की भी समझ आ गई। अब एक Nginx टाइप सर्वर भी यूज़ कर लिया जिसने मुझे वो फाइल की एक्सेस देनी है। अब बात आती है कि ये Nginx काम कैसे कर रहा है, जो पोर्ट नंबर बना रहा है, जो राउट को डिफाइन कर रहा है, ये कैसे काम करता है। यानी कि ये फाइलें जब मैं tecloset.com // अबाउट पे गया तो इसके अगेंस्ट जो ये मुझे HTML आई है, ये मुझे मिली कैसे है, ये चीज़ साइंस समझनी। अच्छा, ये साइंस कैसे काम कर रही है। हमारे पास VS कोड में
मैंने कोड किया about.html का, सही है, जैसे आप लोग भी करना जानते हैं। उस कोड को मैंने रखा गिटहब पे, सही है। गिटहब पे रख के मैंने उसको एक सर्वर पे मूव कर दिया, एक ऐसी मशीन जो बहुत सारे लोगों को डाटा प्रोवाइड कर सकती है, सर्व कर सकती है, उसमें ज़्यादा पावर है, ताकत ज़्यादा है उसमें। फिर मैंने कहा कि यार मेरा ये सर्वर है, मुझे उसका एक आईपी मिल गया और पोर्ट नंबर मिल गया। अब पोर्ट नंबर क्यों मिला, मैंने उसके अंदर क्या चलाया, मैंने अपनी about.html फाइल रख के मैंने nginx को रन किया। मैंने कहा ये फोल्डर है और ये पोर्ट नंबर 80 पे तुमने क्या होना है, रन हो जाओ। वो रन हो गया। अब मैंने, मेरे लिए वो अपना आईपी और डोमेन याद रखना मुश्किल था। मैंने क्या किया, मैंने GoDaddy से डोमेन परचेज कर ली और डोमेन परचेज करके इस DNS के टेबल में एंट्री डलवा ली। अच्छा, ये ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा? हर बंदा अपना क्यों नहीं कोई भी नाम रख सकता? वो क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास technosert.com है, आप भी सेम डोमेन परचेज कर लो तो फिर तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसलिए एक सेंट्रलाइज बॉडी ने इसको मेंटेन करना जरूरी है। कोई भी डोमेन हो सकती है, यानी कि कोई भी इंग्लिश लाइक कैरेक्टर वर्ड हो सकते हैं, abc.xyz कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी हमने देखी हैं। अब जैसे .ai चल रही है, लेकिन कुछ ट्रेंड पे चल जाती हैं, वो ज़्यादा चलती हैं। लेकिन इसको इसलिए बहुत डिफरेंट कंपनीज, अब इसको पब्लिक उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हर बंदा अपना नाम रखने लग जाएगा। उस चीज़ को सेंट्रलाइज बनाया ताकि एक टेबल बने जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है स्टोर हो। इसलिए हमें उनको पे करना पड़ता है। हमने पे करके डोमेन ले ली, हमारा आईपी भी आ गया, पोर्ट नंबर भी आ गया। nginx ने about.html पेज को स्टार्ट कर दिया। अब ये जो स्टार्ट हुआ है ना, अब मैं इसको कैसे एक्सेस करता हूँ? इसकी एक्सेस के पीछे ना, यानी कि हम अब सारी फाइलें किस पे पड़ी हैं? सर्वर पे पर पड़ी हैं। अब इस सर्वर को, ये मेरा एक यूज़र है, ये यूज़र है। अब ये यूज़र जो है कहता है कि मुझे ये ये technosert.com को रिक्वेस्ट करता है, कहता है मुझे about.html चाहिए, मुझे देखनी है। अब ये जो बात, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ये आईपी के थ्रू तो होनी है, ये तो हमें पता है। अब इसका एक स्टैंडर्ड है, उसको हम एक प्रोटोकॉल बोलते हैं। उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल। वो सिक्योर करने के लिए, लेकिन मेन प्रोटोकॉल का नाम है HTTP प्रोटोकॉल। क्या वो टेक्निकली हमें पता है ना, बैकग्राउंड में ऐसे हो रहा है, हमने उसको जरा सम अप कर लिया ना कि उतना कॉम्प्लिकेट करेंगे तो वो वैसे ही चलेगा। मतलब लॉजिकली समझो कि यूज़र ने हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट कर दी, वो होस्टिंग सर्वर से या GoDaddy से घूम के आ जाए, बात तो एक ही, आना तो सर्वर पे। हम समझना चाह रहे हैं nginx कैसे काम कर रहा है उसके, यानी कि हमने जो फाइल सर्वर को दी है वो सर्वर फाइल मुझे कैसे दिखा रहा है। यानी कि मैंने इसके ऊपर हिट किया, यहाँ पे तो ये अबाउट यहाँ पे कैसे लिखा हुआ आया, या मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अबाउट राउट के ऊपर IP:पोर्ट नंबर /about पे, तो ये वाला पेज मुझे कैसे नजर आया। तो ये लॉजिक, ये साइंस को मुझे समझना है, ये साइंस कैसे काम कर रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। यूजर 1 जो है वो रिक्वेस्ट करता है, यानी technosert.com पे ये रिक्वेस्ट हैपन होती है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। किस तरह हैपन होती है? थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। अच्छा, इसका काम क्या है? इस प्रोटोकॉल का काम क्या है? यूजर का जो क्वेश्चन है उसका एक पैकेट बना के जो भी सेकंड बी उसकी डिवाइस है जहां पे उसको वो भेजना चाहता है, उस डिवाइस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा दे। इस प्रोटोकॉल का काम क्या है कि जो यूजर मांग रहा है ना, उसकी इंफॉर्मेशन को किसको पहुंचा दो? बी डिवाइस जिससे वो मांग रहा है। अच्छा, ये किससे मांग रहा था? अबाउट अस पेज technosert। अब इसको तो नहीं पता कि technosert.com क्या है, HTTP प्रोटोकॉल क्या कहता है, ठीक है, इसको नहीं पता। अब चूंकि ये एक डोमेन है तो पहले मैं इंफॉर्मेशन कहां पे लेके जाऊंगा? DNS के पास, क्योंकि DNS को पता है कि technosert.com का क्या मतलब है, क्योंकि उसको मतलब नहीं पता ना IP पोर्ट नंबर क्या है।
अच्छा HTTP ने इसके पास ले गया, अब उससे उसको इंफॉर्मेशन मिली और दोबारा HTTP मेन सर्वर तक पहुंच गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यूजर मेन सर्वर तक आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या था जो वो मेन सर्वर तक लेके आया? अगर आप देखो इस मेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अंदर ये एक URL था जो वो लेके गया था। ऐसे ही है ना, जहां से समझ ना आया आपने पूछ लेना है। यानी कि जो मेन सर्वर के पास ये लेके गया ना, वो ये एक URL था। वो क्या था? ये URL था। उस URL में क्या क्या है? HTTP प्रोटोकॉल, फिर डोमेन, फिर डोमेन के अंदर पोर्ट नंबर, सारी चीजें शामिल हैं, और उसके साथ राउट का नाम। यानी कि ये सारी चीजें यहां से पीछे तक तो आइडेंटिफिकेशन होगी मेरे सर्वर को पहचानने के लिए पूरी दुनिया में। यानी इतना जो मेरे URL का हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, उसने क्या हेल्प कर दी? पूरी दुनिया में सर्वर को पहचानने में हेल्प कर दी। अब ये जो अबाउट अस है, अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, इसने पूरी दुनिया में पहचान के, पोर्ट नंबर को पहचान के, इसको जब पोर्ट नंबर का पता लगा, इसको ऑटोमेटिकली पता लग गया इस पोर्ट नंबर पे ना एनजीएनएक्स चल रहा है। उसको पता लग गया ना कि पोर्ट नंबर चल रही है तो कोई सर्वर उसको चल रहा है। उस एनजीएनएक्स को इसने बताया कि यूजर आपसे ना /about इस पे जो भी पड़ा हुआ है वो मांग रहा है। यानी कि HTTP ने किसको बताया? एनजीएनएक्स को बताया कि यूजर ना पूरी दुनिया में ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ गया है और तुमसे /about मांग रहा है। अब ये /about की लॉजिक हम एनजीएनएक्स को बताएंगे। हम डेवलपर जब हमने एनजीएनएक्स को सेटअप किया तो हम बताएंगे कि /about पे जब यूजर आए ना तो तुमने ये वाली HTML रिटर्न करनी है। जब /contact पे यूजर आए तो तुमने ये HTML रिटर्न करनी। यानी कि हमने उसके लिए एक लॉजिक डिफाइन करके दी है जिसको हम राउटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने उसके लिए एक पेज डिफाइन किया राउटिंग्स का। उस पेज में बताया कि यूजर तुम्हें अबाउट की रिक्वेस्ट करे तुमने ये करना है, तुम्हें यूजर इस पेज की रिक्वेस्ट करे तुमने इसके अगेंस्ट ये HTML देनी है, इस पेज की रिक्वेस्ट करे तो तुमने ये HTML देनी है। समझ आ गई आपको? अब इसका मतलब है कि हम जब बनाएंगे एप्लीकेशन तो हम ये सारी चीजें बताएंगे उसको। अच्छा, जिस तरह अबाउट अस का राउट है ना, इसी तरह अक्सर आपने राउट देखा होगा उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता। ऐसे होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी राउट नहीं लिखा होता। ये वाला सिर्फ होता है, उसके अंदर कोई राउट नहीं होता, होम होता है इसके अंदर ऐसे। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये अच्छा, ये आ गया। अगर आपने देखा हो इधर आपको नजर नहीं आ रहा, कोई इधर कुछ नजर आ रहा है / वगैरह, लेकिन जब मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो क्या हुआ? एक एंड पे / आ गया। तो एक ऐसी / जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इस राउट को बोलते हैं होम राउट या डिफॉल्ट राउट या इंडेक्स राउट, रूट राउट। तो ये भी एक राउट है। तो वो समझ लेगा अगर / आ रही है ना तो हम उसके अगेंस्ट क्या रिटर्न करेंगे? होम। और उस फाइल का नाम हम हमेशा रखते हैं। अक्सर आप पूछते होंगे कि जब भी हमने HTML पढ़ा था तो हम हमेशा index.html रखते हैं। इंडेक्स से उसको पता लगता है अगर यूजर ने कोई भी आगे पाथ का नाम नहीं लिखा तो तुमने कौन सी फाइल रिटर्न करनी है? index.html। हमेशा इंडेक्स की फाइल रिटर्न करनी। अगर उसने कोई प्रॉपर नाम नहीं लिखा, लेकिन अगर उसने कॉन्टेक्ट का नाम, अबाउट का नाम लिखा है तो फिर उसने कौन सी फाइल रिटर्न करनी है जो मैं उसको बताऊंगा कि तुमने अबाउट की फाइल रिटर्न करनी है। अच्छा, इस सारे HTTPS के पूरे सिस्टम को हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम बोलते हैं। यानी कि ये जो रिक्वेस्ट गई, यूजर ने रिक्वेस्ट की थी और डिटेक्शन हुई, सर्वर तक पहुंची, सर्वर ने अपनी फाइल को डिटेक्ट कर लिया, यानी कि एनजीएनएक्स ने उसको बताया कि कौन सी फाइल देना है, वो फाइल लेके वापस DNS से घूमते हुए यूजर तक पहुंच जाएगा। बात समझे? तो वो उसने बात हमारी लाके हमें
पहुंचा दी, वो जो फाइल हमें बता दी। इसको हम बोलते हैं, जो यूजर ने उसको भेजा इसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। और जो उधर से सर्वर से आया उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स भी HTTP ही प्रोटोकॉल ही लेके आता है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का पूरा डेफिनेशन है, इसको ये डिफरेंट, यानी कि हम रिक्वेस्ट मल्टीपल मेथड की कर सकते हैं। कितने उसके 4-5 फेमस मेथड हैं HTTP के। तो यानी कि HTTP के हमारे पास मल्टीपल क्या हैं? मेथड हैं, जिनकी मदद से हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज कॉल्ड गेट मेथड। क्या मेथड है? एक और मेथड है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मेथड। एक और मेथड है उसको हम बोलते हैं डिलीट मेथड। ठीक है, एक और मेथड है उसको हम बोलते हैं पुट। अभी के मैं इतना ही रखता हूं, ये इसके क्या है? मेथड है। अच्छा, अब जब भी जब भी सर्वर से इंफॉर्मेशन लेनी है, खुद लेनी है, जैसे मैंने उसको कहा कि अबाउट का पेज मुझे लाके दो, होम का पेज मुझे लाके दो, जब भी इंफॉर्मेशन मैंने सर्वर से लेनी है तो हम हमेशा HTTPS का कौन सा मेथड यूज करते हैं? गेट मेथड। गेट मतलब लेके आओ। जब हमने इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड करनी है तो उसके लिए हम HTTPS का मेथड यूज करते हैं पोस्ट। जब हमने सर्वर पे कोई चीज डिलीट करनी है तो कौन सा यूज करेंगे? और जब हमने अपडेट करनी है तो पुट। अच्छा, नॉर्मली जो हम वेबसाइट ब्राउजर में हम जितनी भी चीजों को एक्सेस करते हैं, अब ये जो ब्राउजर के अंदर आपने ये टैब देखा हुआ है ना, ये वाला टैब जिसके अंदर मैं कुछ टाइप कर सकता हूं, ये नॉर्मली क्या करता है? ये ब्राउजर सिर्फ बने HTTP की गेट की रिक्वेस्ट को इनिशिएट करने के लिए। ये क्या करता है? गेट की रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है। यानी कि ब्राउजर के अंदर इस सर्च बार के अंदर मैं पुट, डिलीट और पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। नहीं समझे आप? जो ब्राउजर है ना मेरे पास, क्रोम ब्राउजर, या इसकी जो सर्च बार है, इसको बनाया गया है क्योंकि देखो, अगर हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम इस पे लिख रहे हैं technosite.com, ये लिख रहे हैं। अब खुद से समझो इसका बैकग्राउंड का मतलब क्या था। इसका मतलब था कि सर्वर को फाइंड करो, उस पे जो फाइल पड़ी है वो लाके मुझे दो। अब ये जो काम है ये किसने करना है? HTTP ने। अब HTTP में हमने पता है कि HTTP का काम जो इंफॉर्मेशन लेके आता है वो कौन सा मेथड है? गेट। और ब्राउजर से अगर आप देखो, क्रोम ब्राउजर से आप जितना भी सर्च करते हो उस पे आप क्या काम करते हो? इंफॉर्मेशन लेके आते हो, देखते हो। इसलिए उन्होंने सिर्फ ब्राउजर को किस लिए बनाया? गेट रिक्वेस्ट के लिए बनाया। अच्छा, अब आप इसको देखना चाहते हो कि यह वाकई में रिक्वेस्ट हुई है कोई और उसका रिस्पॉन्स आया है तो क्या आया? आप इसको देखने के लिए हम करते हैं इंस्पेक्ट पे क्लिक। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम करते हैं नेटवर्क पे क्लिक। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी और वेबसाइट को ना रिफ्रेश किया। आप देखो यहां पे बहुत सारी डिफरेंट जो है ना वो रिक्वेस्ट गई हैं। अच्छा, इसमें से एक जो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट का URL क्या है? कौन सा? होम वाला इंडेक्स URL। उसका मेथड क्या है? गेट। उसका स्टेटस कोड क्या है? 200। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट, देखो हमने यहां से रिक्वेस्ट इनिशिएट की यूजर ने, मैंने ऐसी चीज कोई लिख दी, लाइक मैंने इस पे रिक्वेस्ट कर दी। अब ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं अगर करती तो रिक्वेस्ट जाएगी? तो समझो ये इस टेबल तक तो जाएगी, यहां तक DNS तक, लेकिन DNS में उसकी कोई वैल्यू, उसको IP मिलेगा ही नहीं। जब IP मिलेगा ही नहीं तो यहां पे आपको इस तरह का व्यू नजर आएगा, द साइट कैन बी। अगर आप इसके इंस्पेक्ट में जाओ ना, अगर आप इसके इंस्पेक्ट में जाओ और नेटवर्क में जाओ और रिफ्रेश करो, देखो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है, रिक्वेस्ट URL ये है, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका वो इस DNS को।
अच्छा, इसलिए उसने हमारी वेबसाइट में स्टेटस कोड दिया है कि मैंने सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर ली है और मुझे चीज़ मिल गई है, और उसने सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी है कि मेरा जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर चल रही हैं। सही है। अब अगर इसका आप रिस्पॉन्स देखो तो ये रिस्पॉन्स में क्या आया, मुझे पूरी HTML फाइल आई है। अब इसका मतलब है कि जो HTTP गेट का मेथड है उससे जब भी हम रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, क्योंकि गेट का मतलब है डाटा लेके आओ। सही है। तो नॉर्मली ये हमें जो है वो HTML मिलेगी। अच्छा, अब यहां तक अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो अब आपको समझ आई ना, अगर आप W3 स्कूल पे जा रहे हो, इस वेबसाइट पे गए तो क्या हुआ, सर्वर पे रिक्वेस्ट की, उसने रूट वाली जो फाइल थी वो रिटर्न कर दी, और ये कौन सी रिक्वेस्ट गई है, गेट की रिक्वेस्ट गई। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम इसको ब्राउजर में ही रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जिस तरह ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए बनाया गया है। जो ब्राउजर है ना, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, गेट की रिक्वेस्ट सर्वर को भेजना और उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हमारे सामने दिखाना। ये ब्राउजर का काम है। ब्राउजर की ड्यूटी क्या है कि गेट की रिक्वेस्ट किसको भेजना और उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमें ये सिर्फ ब्राउजर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ये काम हम टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, मैं इसी वेबसाइट को टर्मिनल के ऊपर आके कर्ल लिख के आगे हिट करूंगा तो ये पूरी की पूरी HTML मुझे टर्मिनल पे दे देगा। अब चूंकि टर्मिनल का काम ये नहीं है व्यू दिखाना, UI दिखाना, तो इसलिए सिर्फ हमें वो क्या दिखा रहा है। अब ब्राउजर की ये ड्यूटी है, अगर रिस्पॉन्स में HTML आएगी ना तो वो HTML की फाइल मुझे नहीं दिखाता, उसकी क्या दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। जब आपने HTML में कोड लिखा था तो VS कोड उसकी क्या दिखाता है, कोड, और ब्राउजर क्या दिखाता है, उसकी आउटपुट। तो ब्राउजर की डेफिनेशन ही ये है कि अगर ब्राउजर का आउटपुट में HTML आएगी तो HTML दिखा। अच्छा, एक और मजे की चीज है, वो अब मैं दिखाता हूं आपको, अभी आपको ना और क्लैरिटी आ जाएगी। अब मैंने ये क्या किया है, मैंने URL पे हिट किया है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने गेट की रिक्वेस्ट को इनिशिएट की है। कहां पे भेजा है, सर्वर पे। उस सर्वर का पाथ क्या है, github.com ये, और उसका राउट क्या है, यूजर्स के आगे एक यूजर है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही है। अब एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली है, मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूं ना और इसकी नेटवर्क में दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूं तो ये रिक्वेस्ट गई है इस सर्वर पे, उसका मेथड क्या था, गेट। उसका जो रिस्पॉन्स आया है ना वो जेसन आया, उसका रिस्पॉन्स क्या है, HTML नहीं आई। ब्राउजर का सिर्फ जॉब क्या है, HTML का आउटपुट दिखाना। अब जेसन की क्या आउटपुट हो सकती है, कुछ भी नहीं। तो वो उसने जो रिस्पॉन्स मुझे रिक्वेस्ट में आया उसने वैसे का वैसा दिखा दिया। लेकिन अगर उसको HTML आएगी रिस्पॉन्स में तो वो उसको क्या करेगा, दिखाएगा नहीं, उसको रेंडर करके उसकी आउटपुट दिखाएगा। ये लॉजिक ब्राउजर की है, इस वजह से ब्राउजर के सॉफ्टवेयर बनते हैं। लेकिन अगर हम यही रिक्वेस्ट कर्ल से भेजते हैं तो वो मुझे क्या दिखा रहा है, HTML दिखा रहा है, क्योंकि उसकी लॉजिक में ये नहीं है। अगर मैं जेसन वाली रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे जेसन दिखा देगा। अच्छा, ये जिस तरह मतलब कमांड लाइन कर्ल से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह हम ब्राउजर से कर पा रहे हैं। इसी तरह बने बनाए और भी सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये भी रिक्वेस्टें इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सेम रिक्वेस्ट डालता हूं तो ये मेरे पास जेसन आ गई। अगर मैं डालता हूं HTML वाली रिक्वेस्ट,
अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमने रिक्वेस्ट की पोस्टमैन पे, हमें HTML रिस्पॉन्स में आई, लेकिन इसने उसकी आउटपुट नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि पोस्टमैन वाला जो सॉफ्टवेयर है ये ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर की जॉब है HTML आएगी तो उसको आउटपुट दिखानी है, बस ब्राउज़र की इतनी जॉब है। ब्राउज़र को बनाना मुश्किल नहीं है। इसका मेन काम क्या है कि जब भी HTTP की रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स में तुम्हें HTML आएगी, तुमने उसको आउटपुट दिखानी है उसकी, तुमने उसको कोड की फॉर्मेट में नहीं दिखाना। पोस्टमैन लेकिन कोड में दिखा रहा है, टर्मिनल भी हमारा कोड में दिखा रहा है। अच्छा, जो चीज़ें HTML नहीं आ रही ब्राउज़र के पास गेट की रिक्वेस्ट में, वो उसको भी कोड ही दिखा रहा है। समझ रहे हो? जिस तरह PDF आएगी या वर्ड आएगी तो वो चीज़ें तो नहीं दिखा सकता ना, तो ये उसको उसी फाइल में ही फॉर्मेट में दिखा देगा जो फाइल है, या डाउनलोड करा देगा। सही है? तो अब आपको समझ आई होगी कि ब्राउज़र का काम क्या है, और ब्राउज़र पे जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या काम होता है। समझ आई है ना सबको? कोई किसी को कन्फ्यूजन रही हो कि वेबसाइट्स कैसे चल रही हैं? अच्छा, अब हमें समझ आ गया कि हमारी वेबसाइट जो है ना वो कैसे काम करती हैं। अब इस वेबसाइट का जो हमने हिस्सा फाइंड किया था फ्रंट एंड बैक एंड, अब बैक एंड वाला वो हिस्सा है जिसका काम क्या है, यानी कि जो Nginx का सर्वर जहां बन रहेगा, जहां पे मैं बोलूँगा कि अबाउट पे ये काम करो, जहां पे मैं बोलूँगा कि तुमने अब HTML भेजनी है, यानी कि इस बैकएंड के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे। जैसे इस राउट पे मैं जा रहा हूं तो वो HTML नहीं भेज रहा, जेसन भेज रहा है, तो इसकी लॉजिक कौन लिखेगा? इसकी लॉजिक डेवलपर लिखेगा, जिसको बैकएंड डेवलपर बोलते हैं। कि ये वाला राउट आए तो तुमने HTML भेजनी है, ये राउट आए तो तुमने वर्ड भेजनी है, ये राउट आए तो तुमने जेसन भेजनी है, ये राउट आए तो तुमने लॉगिन करवाना है, ये राउट आए तो तुमने साइन अप करना है। ये सारी लॉजिक हम कहाँ पे लिखते हैं? बैकएंड के ऊपर, और ये काम लिखता है बैकएंड डेवलपर। और ये बैकएंड का सर्वर ही हमारे जो फ्रंट एंड का कोड है उसको सर्व करता है, यानी कि फ्रंट एंड का कोड भी हम बैकएंड में रख के अपने सर्वर में रख देते हैं, और फिर उसको Nginx या कोई भी ऐसा सर्वर जो है वो हैंडल करता है जो हम करना चाह रहे हैं। समझ आ गई आपको सारी सिस्टम क्या है? अब हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि वेबसाइट जो है ना वो कैसे कंप्लीट बन रही है और उसके अंदर क्या क्या लॉजिक्स काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अभी हम फोकस करेंगे मोर अबाउट फ्रंट एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। हम फ्रंट एंड बनाना चाहते हैं हमारे वेब सॉफ्टवेयर का। अब जो वेब सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट एंड है ना, उसके अंदर 3 बेस के अंदर जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज काम करती हैं। वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज काम करती हैं इसमें? इसकी जो बेस टर्मिनोलॉजीज हैं वो 3 इसकी बेस टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने बेसिकली अंडरस्टैंड की हैं। अच्छा, उसमें क्या क्या हैं? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये इसकी बेस टर्मिनोलॉजी है जिसकी मदद से हम वेब फ्रंट एंड को बना सकते हैं, इसका कोड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन बेस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस नहीं बना सकते जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स हों और हमारा क्विकली काम भी हो जाए, यानी कि फास्टेस्ट वेब एप्लीकेशन और जिसके अंदर हमारे पास कंट्रोल और अट्रैक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। ऐसी एप्लीकेशन हम इन बेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए 90s में बनाते थे, 2005 में बनाते थे, 10 में बनाते होंगे, लेकिन 24 में ऐसे नहीं बनाते हैं। पहले शायद इन्हीं चीज़ों से बनती हो पूरी वेबसाइट, लेकिन अब हम इन चीज़ों से सिर्फ नहीं बना सकते हैं। अब वेब का फ्रंट एंड बनाने के लिए मॉडर्न फ्रेमवर्क आ गए हैं। अच्छा, वो मॉडर्न फ्रेमवर्क क्या हैं? पहले वेबसाइट हम कैसे डेवलप करते थे, अगर हम पहले की चले जाएं और फिर हम मॉडर्न को, बेस टेक्नोलॉजी तो हमने समझ लिया ना, पहले वेबसाइट कैसे बनती थी। पहले वेबसाइट क्या होती थी? फ्रंट एंड और बैक एंड ये मोनोलिथिक था। क्या था ये? मोनोलिथिक। समझो, जो जिस तरह हमारे पास वर्डप्रेस काम कर रहा है या PHP काम कर रहा है, समझ रहे हो? इसमें क्या होता है कि इसमें बैकएंड का कोड यानी कि PHP प्लस HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट
सब कुछ एक ही है, मोनोलैथिक है, मिला हुआ है आपस में। यानी कि हम PHP में कोड कर रहे हैं या हम वर्डप्रेस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब एक ही जगह पे, वो मोनोलैथिक है, एक ही मॉड्यूल है। यानी कि हम सारी वेब एप्लीकेशन को एक ही मॉड्यूल में बनाते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, अब फोकस पॉइंट जो समझने की है कि वर्डप्रेस या PHP या जो भी मोनोलैथिक आर्किटेक्चर पे बेस करती हैं वेब एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क, उनमें हम क्या करते हैं, सारा कुछ एट वंस बन रहा होता है, मतलब वो बिल्कुल मिक्स है हर चीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम PHP की फाइल के अंदर ही HTML भी लिख रहे होते हैं, उसी के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसी के अंदर CSS लिख रहे हैं, तो सारा कुछ एक्चुअली सर्वर के ऊपर चल रहा होता है। क्योंकि PHP जो है ना वो कहाँ पे चलती है, सर्वर के ऊपर चलती है। तो ऐसे वेब के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे PHP है, जैसे .NET है, या जैसे और बहुत सारे जावा है। उनके अंदर क्या होता है कि जो वेब की फ्रंट एंड वाली फंक्शनैलिटी है ना, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये भी बैकएंड के ऊपर ही चल रही होती है। यानी कि बैकएंड का जहां हम कोड लिखते हैं वहीं पे लिख रहे होते हैं। लेकिन इससे क्या होता था, इससे हमारी जो एप्लीकेशन है ना ये स्लो फील होती है। अगर वो कैसे, जैसे W3 स्कूल भी अगर आप देखो ना, मैं किसी भी दूसरे पेज पे जाता हूँ तो आपने फोकस किया होगा, यहाँ से ये रिफ्रेश होता है। जैसे ये देखिए अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा ना, मैं जैसे जाऊँगा तो यहाँ पे आता है ना आइकन दूसरा, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा वेब पेज रिफ्रेश होता है। उस रिफ्रेश होने का मतलब क्या है कि ये जितना भी इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है, ये सारे का सारा थ्रू सर्वर वर्क कर रहा है, और सारे का सारा लोड हमारे सर्वर के ऊपर। ये इसको हम सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं कि हमारी जो HTML है ये एक्चुअली कहाँ से रेंडर हो रही है, सर्वर से। सर्वर से क्या मुराद है, समझो यूजर ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने उसको HTML रिस्पॉन्ड में दी। अच्छा, ये पुराना तरीका था, जैसे अबाउट पे गए तो अबाउट की फाइल आ गई, जैसे कॉन्टैक्ट पे गए तो कॉन्टैक्ट की फाइल आ गई, या बहुत सारी डिफरेंट। तो अब लेट्स सपोज मैंने, अगर हम W3 स्कूल को समझें, अगर डीम में पाइथन पे गया, SQL पे गया, जावास्क्रिप्ट पे गया, तो ये हर टाइम सर्वर के पास जा रहा है और सर्वर इसको क्या भेज रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है, और वो पूरी की पूरी एक नई HTML भेज रहा है ऑलवेज। उससे क्या हो रहा है, अगर आपने फोकस किया हो, थोड़ा सा जग फील होता है। अगर हम रिफ्रेश करें ना इसको, हल्का सा हिलती है ना हर चीज। वो क्यों होता है, क्योंकि एक दोबारा नई HTML आके मेरे ब्राउजर के सामने ओपन होती है। इससे क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत डाउनग्रेड हो जाती है, और यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं रहता। जैसे हमने मोबाइल एप्लीकेशन कभी यूज की हो, तो जब हम मोबाइल करते हैं, डिफरेंट पेजेस पे जाते हैं, कभी ऐसा फील हुआ है जैसे वेबसाइट में हो रहा है। वो क्योंकि मोबाइल में जो जितनी भी चीजें या डिजाइन है ना वो एक ही दफा में लोड हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, इस वजह से जो ऐसे फ्रेमवर्क थे, जो मोनोलैथिक फ्रेमवर्क थे, जो सर्वर साइड ओनली, सर्वर साइड रेंडरिंग को सर्वर साइड रेंडरिंग करते थे, वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर वो एक्सपीरियंस, वेबसाइट वाला एक्सपीरियंस जो है ना उसको ख़त्म कर देते थे। इस चीज़ को ख़ात्मे के लिए एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसको हमने बोला क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा ना, यहां से यूजर ने रिक्वेस्ट की technosite.com, सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंची, सर्वर वहां से खाली HTML लोड करेगा। क्या करेगा? एक खाली HTML जिसमें कुछ भी एम्प्टी HTML लोड करेगा, और वो लोड करके कहां पे ला देगा? ब्राउजर के अंदर। यानी कि यहां पे मेरे पास लोड कर देगा खाली HTML। अब ये जितनी भी टैग हैं, H1, H2, H3, बटन, चीजें, ये मैं फ्रंट एंड की लॉजिक लगा के, जावास्क्रिप्ट लगा के मैं बनाऊंगा।
किस तरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, उनको टारगेट करके नए नए इनर HTML सेट करके मैं ये सारी की सारी UI जो है वो फ्रंट एंड पे बनाऊंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जब मैं यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊंगा ना, तो आप देखेंगे मेरा पेज यहाँ पे फोकस करना है, मेरा पेज क्या है, रीलोड नहीं हो रहा, तो यूजर का एक्सपीरियंस फास्ट हो गया। इस वजह से हम इसको वेब एप्स बोलते हैं। ऐसी एप्लीकेशन जो क्लाइंट साइड रेंडर होती हैं, जिनका एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज है, जिनका पेज एवरी टाइम रिफ्रेश नहीं होता, उनको हम मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं, वेब एप्स, वेब एप्लीकेशंस। पहले हम वेबसाइट्स बोलते थे, तो इसको हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट साइड रेंडर हो रही है और इसमें यूज़र, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। ये देखो ना, ऐसे बहुत मतलब बार बार रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जा रही, एक दफ़ा यूज़र ने रिक्वेस्ट की, लोड हो गया, अब बार बार चेंज करने पे रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही। अगर आप इंस्पेक्ट भी करो नेटवर्क में, देखो अगर एक दफ़ा चीज़ें लोड हो गई हैं, तो अगर मैं यहाँ से किसी भी पेज पे जा रहा हूँ तो बार बार वो रिक्वेस्टें HTML वाली फाइल बार बार नहीं वो जाएगा, वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। लेकिन अगर आप W3 स्कूल पे जाके इंस्पेक्ट करोगे, ये एवरी टाइम आपको नेटवर्क के अंदर से चीज़ें लोड करके ला के देगा। अब इधर से नेटवर्क ओपन करो, रिफ्रेश, अब जब भी पेज करेंगे तो दोबारा ये देखें गेट रिक्वेस्टें जा रही हैं, जो फाइलें रिस्पॉन्ड के अंदर हमें लेके आ रही हैं या रिस्पॉन्स मिल रहा है। सही है। तो इस वजह से चूंकि वो बार बार हमें सर्वर से रिक्वेस्टें लेना पड़ती हैं, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती थी। तो इसके अगेंस्ट फिर ऐसे टूल आए जो क्या कहते हैं कि हम फ्रंट एंड के अंदर ही ये सारा मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि सर्वर के पास बार बार HTML लेने के लिए ना जाना पड़े, हम सिर्फ क्लाइंट साइड के ऊपर ही वो HTML नई क्रिएट करके यूजर को दिखाते रहेंगे। सही है, उससे एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो मॉडर्न तरीका था जिसके अंदर मॉडर्न वेब एप्स बनती थी, उसके अंदर ये बेस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए 3 एक्चुअली टेक्नोलॉजीज जो है ना वो फेमस हुई, जिनका नाम बना। एक React.js, AngularJS और एक Vue.js। ठीक है, तो ये 3 ऐसी लैंग्वेज जो है ना, वो लैंग्वेज कह लो या फ्रेमवर्क कह लो, जो इन बेस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, और इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि आप HTML को लैदा लिखें, यानी कि आप फ्रंट एंड को लैदा से डेवलपमेंट करें और बैक एंड की लैदा से डेवलपमेंट करें। यानी कि इन्होंने बैक एंड और फ्रंट एंड को अलग अलग कर दिया। पहले, इससे पहले, यानी इन फ्रेमवर्क से पहले, यानी आप कह ले 2009-10 से पहले या 11-12 से पहले तक सारे का सारा चीज़ें मोनोलिथिक होती थी, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ एक ही कोड से हैंडल होता था। इसने क्या किया, फ्रंट एंड को लैदा कर दिया और बैक एंड को लैदा कर दिया, ताकि फ्रंट एंड की लॉजिक को ऑप्टिमाइज किया जा सके, ये बार बार जो पेज रिफ्रेश हो रहा है इसको ख़त्म किया जा सके और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके। अच्छा, अब इस बेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके React, Angular और Vue जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई। React.js को ओन करती है फेसबुक, जो मेटा कंपनी है। एंगुलर को बैक करती है गूगल। Vue.js को कोई कंपनी जो है वो बैक करती है, ये इतना फेमस भी नहीं हुआ। अच्छा, इनका कंपटीशन चला, शुरू में एंगुलर ने विन किया, 2013-14 की बात है, 15 की, उसमें एंगुलर ने क्या किया, विन किया। लेकिन स्लोली React.js ने ऐसा काम किया जिससे इसने अपने कंपटीटर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 2017-18 के अंदर द ओनली कंपटीटर जो इसको compete कर रहा था, इस पूरी मार्केट को, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की मार्केट को जो compete कर रहा था, वेब एप्स बनाने के फ्रंट एंड एरिया को जो compete कर रहा था, उसमें React.js विनर कंसिडर हो गया, डिक्लेयर्ड हो गया कि ये विन कर गया।
वो क्यों विन किया, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। यानी कि रिएक्ट जेएस पॉपुलर क्यों बना, इसकी क्या रीजंस है, इसके अंदर बहुत सारी रीजंस है। अच्छा, उसकी रीजन के अंदर रिएक्ट जेएस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम किया, इसने कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग को सपोर्ट किया। क्या किया इसने? कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग को सपोर्ट किया। इसने रिएक्ट नेटिव को इंट्रोड्यूस किया। क्या किया इसने? रिएक्ट नेटिव को इंट्रोड्यूस किया। इसने वर्चुअल डोम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये इसकी मैंने मेन चीज़ें लिखी, और भी इसके बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ये पॉपुलर हुआ या इसने compete किया अपने कंपटीटर से। उसमें सबसे पहले कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग। कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग क्या होती है? इसने बोला कि हम वेबसाइट का फ्रंट एंड ना एक फाइल में, पूरी एक फाइल में नहीं बनाएंगे। यानी कि आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे ये पेज, उसने बोला ये सारे का सारा पेज आप एक फाइल में नहीं बनाएंगे। उसने बोला कि ये हेडर एक लहदा से कंपोनेंट बनेगा, ये वाला पेज लहदा से, ये सेक्शन लहदा से कंपोनेंट बनेगा, ये वाले कार्ड, ये कार्ड एक लहदा कंपोनेंट होगा जो मल्टीपल टाइम कॉल होगा, ये कार्ड लहदा कंपोनेंट होगा, ये YS लहदा कंपोनेंट होगा, ये बटन लहदा कंपोनेंट होगा, फूटर लहदा कंपोनेंट होगा। उसने हर चीज को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग से क्या आपको लगता है क्या फायदा हो सकता है? इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे? सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है? रीयूजेबिलिटी। क्या है? देखो, आप एक एग्जांपल करो, कार के कंपोनेंट्स अगर हम देखें, आपने कभी सोचा कि कार को एक ही मोनोलिथिक कंपोनेंट क्यों नहीं बनाया गया? हर चीज पैक, एक ही चीज, ऐसा क्यों नहीं किया गया? उसको उसके छोटे कंपोनेंट क्यों बनाए गए? मल्टीपल हो सकती हैं। पहला पॉइंट क्या है? एक पार्ट खराब हो तो पूरी की पूरी गाड़ी को फेंकना ना पड़े। टायर खराब है तो टायर रिप्लेस कर जाए तो पूरी गाड़ी चलती रहे। और एक दफा एक चीज बन गई है, वो डिजाइन सेम कॉपी करके दोबारा, एक टायर बन गया है तो चारों एक ही तरह के बनाए जा सकते हैं, सेम कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। और रीयूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस, चूंकि छोटे लहदा कंपोनेंट है तो आपस में वो परफॉर्म अच्छा कर सकें। और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना आसान है। और जो चीज यूज हो रही है सिर्फ वही एक्टिव होगी, बाकी रहेंगे फ्री रहेंगे। जो चीज़ यूज़ हो रही है उसी पे ज़्यादा फोकस है, वो यानी कि उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, बाकी चीज़ें एनर्जी यूज़ नहीं कर रही। और कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, अंडरस्टैंड ज़्यादा कर सकेंगे चीज़ें। और मॉडिफिकेशन आसान है। तो ये सारी जो बातें आपने की हैं ये सब ठीक हैं। तो कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग ऑलवेज सपोर्टिव, ऑलवेज हेल्पफुल। इसी तरह उन्होंने बोला यार तुम वेबसाइट को एक ही दफ़ा एक ही फाइल में ना सारा बनाओ, हर चीज़ के छोटे क्या बनाओ, कंपोनेंट बनाओ। जैसे उसने बोला बटन का कंपोनेंट बनाओ, अब ये बटन यहाँ पे भी है और ये बटन है तो सेम बटन वगैरह रीयूज करो। फूटर आपने देखा यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, कैरियर में भी सेम फूटर यूज़ हो रहा है, ब्लॉग में भी सेम फूटर यूज़ हो रहा है। तो उसने कहा फूटर का एक क्या बनाओ, कंपोनेंट, वो सारे पेजेस के अंदर। आप अब HTML में सोचो, हमने ऐसी पेज बनानी हो तो हम इस फूटर को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे सारी फाइलों में। और अगर आप यहाँ पे सोचो तो एक कंपोनेंट बना, एक फाइल, वही सारी जगहों पे। अब सबसे ज्यादा मजा क्या है, अब मैंने उसमें जाके ये हाइडिंग चेंज की तो सारे पेजेस में से हाइडिंग। अब मैंने अगर सब जगह बटन एक ही कंपोनेंट यूज किया है तो अगर उसका कलर चेंज करूंगा तो सारी जगहों के पूरी ऐप के बटन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ब्यूटी है कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग की। इस वजह से रिएक्ट जेएस ने बहुत कम्पीट किया अपने कंपटीटर से, यानी कि उसने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, कंपोनेंट्स वाली टेक्नोलॉजी को यूज करके
अपने कंपटीटर को मात दी। अच्छा, फिर रिएक्ट नेटिव जो बहुत बड़ा इसको हेल्प एज हुआ, इसने क्या किया, रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए एक मोबाइल का फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, उसको रिएक्ट नेटिव बोला। यानी कि अगर किसी को रिएक्ट आती है तो 80% कोड कॉपी पेस्ट करके रिएक्ट नेटिव का कोड बन सकता है, 80% लॉजिक रीयूज हो जाएगी और उससे रिएक्ट नेटिव से आप क्या कर सकते हो, मोबाइल ऐप बना सकते हो। कौन कौन सी, iOS की, और सेम कोड से iOS और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन आप बना सकते हो। यानी कि आप एक कोड करो, उससे वेब एप्लीकेशन भी बन गई, उसी को कन्वर्ट करके रिएक्ट नेटिव में जब लेके गए उसी से iOS की ऐप भी बन गई। और यानी एक कोड से अगर आप रिएक्ट कर लो तो आप रिएक्ट नेटिव यूज करते हुए iOS, एंड्रॉइड और वेब के अंदर तीनों जगह में सेम कोड चला सकते हो। तो कोड वंस यूज एनीवेयर का जो कंसेप्ट था वो इसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी वजह से भी इसने पॉपुलैरिटी गेन की। फिर इसने वर्चुअल डोम का कंसेप्ट लेके आया। पहले क्या होता था, अगर जिस तरह W3 स्कूल पे हो रहा है, हर दफा चेंज होने पे पूरी की पूरी HTML कहां से आ रही है, सर्वर से आ रही है, और ये ब्राउजर की एनर्जी या ब्राउजर का प्रोसेसर या ब्राउजर की पावर इस्तेमाल कर रहा है और फिर इस पूरी की पूरी फाइल को रीलोड कर रहा है। यानी कि मेरी बैटरी भी कंज्यूम कर रहा है, मेरा प्रोसेसिंग पावर, रैम भी यूज कर रहा है। इसने क्या कहा कि अगर एक पर्टिकुलर चीज चेंज होने से, जैसे मैंने यहां पे चेंज किया, वो कहता है कि इनपुट के अंदर चेंज आने से पूरे का पूरा पेज रीलोड नहीं होना चाहिए, पूरे का पूरा पेज रेंडर सिर्फ इनपुट जहां मैं लिख रहा हूं ना, जैसे न्यूज लेटर में मैं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना पोर्शन दोबारा से रेंडर होना चाहिए या चेंज होना चाहिए। ये काम इसने क्या किया, इसने वो HTML वर्चुअल डोम में बनाई, फिर उसने रियल डोम से उसको कंपैरिजन किया और देखा क्या चीज चेंज हुई है, जो चेंज हुई है बस उसी को उसने ब्राउजर में री रेंडर किया, उससे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत इंक्रीज होगी। तो ये कुछ ऐसे फीचर थे जिसकी वजह से रिएक्ट जेएस ने कंपीट किया। अच्छा, अब 2024 में हम ये नहीं सोच रहे कि एंगुलर में काम करना है या व्यू में करना है, क्योंकि रिएक्ट जेएस पिलर मतलब वो डिक्लेयर हो गया एज अ विनर, उसने विन कर लिया फ्रंट एंड की मार्केट को। अच्छा, चूंकि इसने विन कर लिया था फ्रंट एंड की मार्केट को और ये फेमस हो गया था, इससे क्या हुआ कि रिएक्ट जेएस के अंदर भी, अब देखो ना, एक चीज तो पहले लोगों को ये नहीं पता था कि यार रिएक्ट जेएस कौन जीत रहा है, ये एंगुलर लेदर डेवलपमेंट हो रही थी। जब रिएक्ट जेएस विन हो गया ना, फिर उन्होंने क्या किया, रिएक्ट जेएस से आगे रिएक्ट जेएस में डेवलपमेंट करना शुरू कर दी। और रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, रिएक्ट स्टैक इंट्रोड्यूस किया, यानी कि रिएक्ट के फ्रेमवर्क। अब यानी कि रिएक्ट के भी आगे क्या आ गए, फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जो रिएक्ट जेएस की प्रॉब्लम को फिक्स कर, यानी कि रिएक्ट जेएस ने बहुत सारी प्रॉब्लम को फिक्स किया। उन्होंने अब रिएक्ट में जो प्रॉब्लम रह गई थी उनको फिक्स करने के लिए नए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन उनका बेस कौन है, रिएक्ट जेएस। जैसे रिएक्ट या एंगुलर या व्यू किसका बेस है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। अब ये रिएक्ट के जो फ्रेमवर्क हैं वो किसके बेस हैं, रिएक्ट के। तो सबसे पहले नीचे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके ऊपर रिएक्ट और उसके ऊपर रिएक्ट के फ्रेमवर्क। उसमें कौन कौन से इसके फ्रेमवर्क हैं, जो सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क जो फेमस है इस वक्त वो है नेक्स्ट जेएस। वो कौन है, नेक्स्ट जेएस। अच्छा, उसके बाद रिएक्ट का एक और फ्रेमवर्क है। ये सारे रिएक्ट के फ्रेमवर्क हैं और रिएक्ट का स्टैक है। चूंकि हम रिएक्ट के स्टैक के अंदर काम करेंगे तो हम नेक्स्ट को भी सीखेंगे, हम रिएक्ट को भी पढ़ेंगे, हम गेट्सबी को भी पढ़ेंगे। और भी इस तरह के आपको ना बहुत सारे रिएक्ट के अंदर, क्योंकि आप देखो डेवलपमेंट जो नई डेवलपमेंट हो रही है ना वो सारी रिएक्ट की बेस पे हो रही है। वो क्यों हो रही है, क्योंकि रिएक्ट एज अ विनर डिक्लेयर हो गया। अब मतलब सबको पता है कि अगर काम करना है तो रिएक्ट में ही करना है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस, गेट्सबी और इसके अलावा नेक्स्ट जेएस और भी बहुत सारे इसके छोटे छोटे, वाइड भी है एक, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इसके फ्रेमवर्क बन गए हैं जो रिएक्ट के ऊपर बेस करते हैं।
इन सारे फ्रेमवर्क ने डेफिनेटली रिएक्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम को क्या किया होगा, सोल्व किया होगा। जो रिएक्ट में मसले हैं वो इन्होंने सोल्व किए। अब फिर हम देख लेते हैं, जब कोई लेट्स सपोज हमें एक रिएक्ट के अंदर एक मसला है और अगर हमें उस मसले वाली एप्लीकेशन बनानी है तो हम रिएक्ट की जगह में उसका अगला फ्रेमवर्क यूज़ कर लेंगे। अगर हमें कोई ऐसे मसले वाला काम नहीं करना तो फिर हम रिएक्ट में कर लेंगे। अगर हमें कोई मसले बी वाला काम करना है तो हम गेट्सबी में कर लेंगे। मसले सी वाला करना है तो ऐसे हम बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं रिएक्ट के, वो यूज़ करते रहते हैं ऑन बेसिस ऑफ के क्या काम करना है। हाँ, अगर आपको रिएक्ट आती है तो आप आपको रिएक्ट आती है, आप एक दिन में नेक्स्ट.जेएस कर सकते हैं। आपको रिएक्ट आती है, आप गेट्सबी 2-3 घंटों में कर सकते हैं। ये ऐसा जैसे बूटस्ट्रैप है या मटेरियलाइज CSS है, अब है तो वो सारी क्या है CSS बेस, तो किस पे कर रही हैं, तो कंसेप्ट तो पीछे एक ही है ना। तो इसी तरह ये इसके पास फ्रेमवर्क हैं वो मल्टीपल चल रहे हैं। सही हो गया। रिएक्ट एक ऐसे बोलोगे एक फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, उसके आगे एक उस रिएक्ट की लाइब्रेरी के आगे बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। सही है, सारी समझ आ गई आपको कि हम रिएक्ट जेएस क्यों पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्ट जेएस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, रिएक्ट स्टैक क्या है, वेबसाइट कैसे काम कर रही है, और हमने क्या डिस्कस किए, ओल्ड वेज न्यू वेज। हमने यानी कि अल्टीमेट जो भी चीज़ें थी रिएक्ट का जो ग्राउंड था ना वो हमने क्लियर कर लिया है। ये रिएक्ट स्टैक को हमें क्यों इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो हम फॉलो करेंगे इस गाइड को। हमने रिएक्ट.जेएस का बैकग्राउंड चीज़ें, ये जो फर्स्ट टॉपिक था ना इसका, रिएक्ट.जेएस का इकोसिस्टम, टूल, ट्रेंड, बेस्ट प्रैक्टिस, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हमें आगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए हम कौन कौन से टूल इसके अंदर जो है वो चाहिए और वो कैसे हम गेट स्टार्टेड करेंगे। और कल हम इंशाल्लाह इसका हेलो वर्ल्ड जो है वो परफॉर्म करके फिर आगे हम इसमें पोर्टफोलियो एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे। सही है।